हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स वैद्युत बल्ब और वैद्युत फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैद्युत बल्ब क्या होता है। वैद्युत बल्ब आपने देखा होगा, इसी टाइप का होता है जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया है। आप भी वैद्युत बल्ब का डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। इसमें कांच का एक गोला होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये कांच का गोला होता है और ये अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है, मतलब ये कांच की एक लेयर का बना हुआ खोखला गोला होता है, जिसके अंदर निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं, जैसे आर्गन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये भरी गई होती हैं। अब ये क्यों भरी गई होती हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर निष्क्रिय गैसें भरी गई होती हैं। निष्क्रिय गैसें जैसे आर्गन या नाइट्रोजन, या फिर इस बल्ब को पूरी तरह से निर्वातित कर दिया जाता है, मतलब इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं होती है। इसमें ऊपरी भाग पर धातु की एक टोपी लगी होती है। यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये धातु की एक टोपी होती है, जिसको मोड़कर किसके द्वारा एक सील पदार्थ आता है जिसे लाख कहते हैं, जिसे मोड़कर लाख से सील कर दिया जाता है और जिसमें जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। इन टांकों का संबंध मोटे सुचालक तार द्वारा होता है। यहाँ पे ये जो टांके लगे हैं इन टांकों से होता हुआ अगर आप ध्यान देंगे तो दो तार लगा होता है जो मोटा होता है और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। इस टोपी के दोनों साइड में दो पिन लगी होती हैं। एक पिन राइट साइड में होती है और एक पिन लेफ्ट साइड में होती है। मतलब इस टोपी के दोनों साइड में पिनें लगी होती हैं। अब यहाँ पे इस सुचालक तार में फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, टंगस्टन के फिलामेंट की एक कुंडली लगी होती है। इस सुचालक तार में क्या होता है, ये आपका सुचालक तार है। इस सुचालक तार में टंगस्टन धातु की फिलामेंट लगी होती है। अब फिलामेंट क्यों लगाया जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि फिलामेंट गर्म करके प्रकाश उत्सर्जित करता है और ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन को बहुत पतला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बनता है। फिलामेंट का जो गलनांक होता है, अर्थात टंगस्टन का गलनांक, वो बहुत उच्च होता है। ये लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होगा तब ये पिघलेगा, नहीं तो ये पिघलेगा नहीं। और जो हमारा बल्ब जलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ये मैक्सिमम रेंज होता है और मिनिमम रेंज इसका होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो बल्ब जलता है उसका ताप लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर में, आप बल्ब की स्ट्रक्चर में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप बोलें तो आप इसमें ये फिगर बनाएंगे और इसके अंदर जो कांच की छड़ लगी होती है, यहाँ पे हमने इसको नहीं अभी डिस्क्राइब किया, इसी कांच की छड़ के द्वारा सुचालक तार फिलामेंट तंतु से जुड़ता है। तो आप इसमें जब इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, वैद्युत बल्ब क्या है ये हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। यह कांच का एक खोखला गोला होता है, ये आप लिखेंगे, जिसके अंदर निष्क्रिय गैसें नाइट्रोजन अथवा आर्गन भरी होती हैं। इसके ऊपरी भाग पर एक धातु की टोपी लगी होती है जिसके दोनों सिरे पर, यानी कि जिसके दोनों ओर दो पिनें लगी होती हैं और टोपी को चपटा करके लाख से भर देते हैं और इसे पूरी तरह से सील कर देते हैं, जिसमें जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। इन टांकों का संबंध कहाँ से होता है, कांच की छड़ से होते हुए फिलामेंट तंतु से जुड़े सुचालक तार से होता है।
यह फिलामेंट तंतु टंगस्टन का बना होता है जो कुंडली नुमा बारीक तार होता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये कुंडली नुमा बारीक तार होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब फिलामेंट तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तप्त होकर, मतलब श्वेत रूप से तप्त हो जाएगा और श्वेत तप्त होकर प्रकाश को उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। जब फिलामेंट तंतु से वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब में निष्क्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं जिसके कारण फिलामेंट तंतु का वाष्पीकरण ना हो, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब अगर निष्क्रिय गैसें नहीं रहेंगी तो जो भी धातु रहेगी उसका गैस के साथ रिएक्शन होगा, धीरे धीरे उसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा और फिलामेंट तंतु धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देगा, अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। अब निष्क्रिय गैस जब इसके अंदर भरी गई तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो फिलामेंट जो यहाँ पे लगा है, अर्थात तंतु जो आपका लगा है, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण उसकी दक्षता बढ़ जाती है। जिसके कारण किसकी दक्षता बढ़ जाती है? फिलामेंट की दक्षता बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम होता है। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो बल्ब हमारा जलता है, ये बल्ब हमारा 1500 से 2500 के बीच जब टेम्परेचर हो जाता है तब फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्वेत तप्त हो जाएगा और बल्ब हमें ग्लो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब लिख सकते हैं। हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसमें आप इलेक्ट्रिक बल्ब ये फिगर बनाइएगा और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो सुचालक तार होते हैं ये आपके कॉपर के भी हो सकते हैं या कोई मिश्र धातु का हो सकता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ऐसा तार यहाँ पे लगा होता है। और कांच की छड़ से ये सेपरेटेड होता है, मतलब ये दोनों जो तार आएंगे कहाँ पे? फिलामेंट तंतु से जुड़ने के लिए। जो ये फिलामेंट लगा है, इस फिलामेंट से जुड़ने के लिए जो तार आएंगे, कांच की छड़ इनको दूर दूर रखती है, इस वजह से कि ये आपस में सट कर शॉर्ट ना करें, शॉर्ट सर्किटिंग ना करें। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर भी एक कांच की छड़ लगी होती है जिससे होता हुआ ये सुचालक तार कहाँ तक आता है? फिलामेंट तंतु तक आता है। और इसकी वजह से ये दोनों मोटे सुचालक तार सुरक्षित रहते हैं, आपस में इनकी शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती है। नहीं तो आपने देखा होगा जब घरों में दो तार आपस में सट जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे बहुत तेज़ी से आग का एक गुब्बार उठता है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट टाइप में होता है, आवाज़ आती है और तेज़ी से वहाँ पे उजाला हो जाता है, वहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे बल्ब लगा होगा, अगर इसके अंदर ये दोनों सुचालक तार आपस में टच कर गए तो होगा क्या? वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और ये बल्ब पूरी तरह से फूट जाएगा या धुंधला हो जाएगा या सफ़ेद हो जाएगा। आपने देखा भी होगा ये घटना होते हुए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये दोनों तार जब यहाँ पे आए, इस पॉइंट ए और बी पर, इनके बीच में एक फिलामेंट लग गया। फिलामेंट मतलब तंतु लग गया जो टंगस्टन का बना है। अब ये तो आपस में जुड़े हैं, मतलब ए सिरा बी से जुड़ गया है। हाँ, जुड़ा ज़रूर है, लेकिन मैटर ये है कि इसका गलनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये शॉर्ट नहीं करेगा, ये धीरे धीरे तप्त होगा। इसका नेचर ही है कि जब इसको बाहर से वैद्युत धारा मिल रही है तो उस वैद्युत धारा के द्वारा ये आपस में शॉर्ट तो हुआ, एक्चुअल में सही में तो ये दोनों टच कर गए। अब टच करने की वजह से इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा गलनांक की वजह से ये धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होते 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 एक टेम्परेचर गेन करेगा जो 1500 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकता है। और जब वहाँ तक ये टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो ये ग्लो कर देगा। लेकिन ये सब होने में बहुत कम सेकंड का समय लगता है और जब वो ग्लो करेगा तो हमको प्रकाश मिलेगा, अर्थात हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के बल्ब होते हैं, मतलब बड़े बल्ब, दो टाइप के बल्ब आते हैं बहुत, एक छोटे छोटे वाट के आते हैं और एक बड़े वाट का आता है, बड़ा सा बल्ब आता है। जो ज़्यादा ऊर्जा वाला बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन अथवा आर्गन भरी गई होती हैं, और जो छोटा बल्ब होता है उसके अंदर जब गोला बनाया जाता है तो गोला बनाए जाते समय ही वायु को एक विधि द्वारा निकाल दिया जाता है, मतलब उसे पूरी तरह से निर्वातित कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई वायु नहीं रह जाती है। तो ये खासियत होती है। दो टाइप से इसको यूज किया जाता है, एक के अंदर में नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी गई होती है और दूसरे में जो छोटे बल्ब होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ निर्वात होता है, मतलब उसके अंदर कोई हवा नहीं होती है या कोई गैसें नहीं होती हैं, ऐसा आप यहाँ पे कहेंगे। अब यहाँ पे ये डायग्राम तो हमने बना दिया है, आप भी अच्छे से बना लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में। और जो की पॉइंट्स हमने बोले या जो इसके बारे में हमने बताया वो हमने यहाँ पे शार्ट में आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं और इतना ही आप लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पे हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन अथवा नाइट्रोजन भरी होती है। इसके ऊपरी भाग पर धातु की एक टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर दो पिनें लगी होती हैं। टोपी को चपटा करके लाख से भर देते हैं। लाख एक पदार्थ होता है, आपने देखा होगा कोलतार टाइप का, जैसे अलकतरा होता है उसी टाइप का काला काला या लाल लाल मोमबत्ती जैसा एक पदार्थ होता है। उसको गर्म करके जिस भी चीज़ पे गिरा दिया जाएगा वहाँ पे वो इतनी तेज़ी से चिपक जाएगा कि अंदर की चीज़ अंदर, बाहर की चीज़ बाहर। या आपने अभी तो आप जा रहे हैं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए, ये बोर्ड प्रिपरेशन है, तो बोर्ड की कॉपियाँ जब सील की जाती हैं तो उसी लाख से ही सील की जाती हैं। या आपने कोई डाक अगर देखा होगा तो डाक जब आता है तो वो भी लाख से ही सील किया गया होता है। या बैंकों में इसका उपयोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई लेटर या कोई ना कोई पार्सल आता रहता है, तो उस पार्सल को सील करने के लिए लाख का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टेप आ गए हैं जिनके द्वारा चिपका दिया जाता है, लेकिन लाख का प्रयोग अब भी सरकारी दफ्तरों में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बल्ब के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक सा दिखाई पड़ेगा, वो ब्लैक वाला पदार्थ ही लाख होता है जिसको लाख कहते हैं। अब इसमें हम आगे बता देते हैं, जिसमें जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं। इन टाँकों का संबंध बल्ब में लगे दो सुचालक तारों से होता है जो कांच की छड़ से होते हुए फिलामेंट से जुड़ जाते हैं। यह फिलामेंट टंगस्टन का बना कुंडली नुमा बारीक तार होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है जिससे उसकी दक्षता बढ़ जाती है और यह लंबे समय तक चल सकता है या कार्य कर सकता है। अब की पॉइंट्स क्या था इसमें, ये आपको एक्सटर्नल नॉलेज दिया गया है। जब फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तो यह प्रकाश उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। अगर इससे कम ताप रहेगा जो आप वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके द्वारा अगर ताप का मान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो उस केस में ये टेम्परेचर होना ज़रूरी है जिस केस में बल्ब जलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे टंगस्टन को क्यों चुना जाता है। ये टंगस्टन जो यहाँ पे लगा होता है जिसका फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन को क्यों चुनते हैं। टंगस्टन को पहला कारण ये है चुनने का कि इसका जो गलनांक होता है, मतलब जिस ताप पे ये गल जाएगा पूरी तरह से, वो बहुत ज़्यादा है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। और दूसरी चीज़ कि इसे बहुत पतला और बारीक बनाया जा सकता है, पीट पीट के या जिस भी विधि से बनाना है तो बारीक तार इससे बनाए जा सकते हैं। और अगर कोई धातु हम लेंगे, मान लेते हैं कि हम कॉपर लें, जितना बारीक टंगस्टन से बन पाएगा उतना बारीक किससे नहीं बन पाएगा,
कॉपर से या लोहे से नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो वो बार बार टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे टंगस्टन को चुना जाता है। अब इसी क्रम में अगर वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही हम लोग बात कर रहे हैं तो वैद्युत हीटर की बात कर लेते हैं। सबके घरों में ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा हीटर लगा होता है। एक हीटर होता है जो ठंडी में रख के लोग अपने आप को गर्म करते हैं, कमरे को गर्म करते हैं। तो उस हीटर में एक स्प्रिंग लगी होती है। वो स्प्रिंग क्या है? कुंडली है। वो किस चीज़ की बनी होती है? वो नाइक्रोम के तार की बनी होती है। नाइक्रोम का भी गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह रक्त तप्त होके क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो अगर आप वैद्युत हीटर का भी अपने घर में जो लगा होगा उसका सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। वैद्युत हीटर के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम आपको दूसरी इम्पॉर्टेंट युक्ति बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? ये आपने देखा ज़रूर होगा, सबके घरों में लगा होगा, जिसे आप लोग कहते हैं गांव में या फिर सबके घरों में जो लगा होता है ग्रिप। ग्रिप शब्द का प्रयोग करते हुए आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और मैं समझता हूँ कि आपने उसको ख़रीदा भी होगा। तो ग्रिप क्या है? एक फ्यूज है, लेकिन फ्यूज थोड़ा छोटा होता है। ग्रिप जो होती है वो फ्यूज का बड़ा रूप है। फ्यूज वो भी है, लेकिन जब वो बड़ा सा होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रिप। अब ये विद्युत फ्यूज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा, ये फिगर हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ये एक चीनी मिट्टी का होल्डर होता है। इसमें दो धात्विक टर्मिनल लगे होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। इसके बीच में एक तार लगा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब जो जल्दी से पिघल जाए। अगर शॉर्ट सर्किट हो तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो और धारा का मान बढ़े तो तुरंत ये कट जाता है अपने आप ही, और कट जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे इन होल्डरों में एक पतला फ्यूज तार लगा होता है। अब इसका अगर परिपथ में हम लोग यूज़ देखें तो ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। जिस परिपथ में इसका यूज करना होता है उस परिपथ के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा है इसको। अब इसके आगे इस परिपथ में एक बल्ब लगा है। अगर इस बैटरी से वैद्युत धारा जो आ रही है उसका मान एकाएक बढ़ जाए, है ना, तो ये फ्यूज तार अपने आप कट जाएगा, बल्ब जलना बंद कर देगा। अगर एक निश्चित सीमा के अंदर वैद्युत धारा आ रही है तब तक तो ये चलेगा, लेकिन अगर वैद्युत धारा एकाएक बढ़ती है किसी कारणवश तो ये फ्यूज कट जाएगा और बल्ब या सर्किट जो भी होगी आपकी घरेलू सर्किट वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होंगे, वैद्युत उपकरण, वो काम करना बंद कर जाएंगे, वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब वैद्युत धारा कब बढ़ती है ये आप लोग समझ लें। आप लोगों ने सुना होगा एक अर्थ होता है और एक फेस होता है आप लोगों की भाषा में। मतलब एक लाइव वायर होता है जिससे आप लोग करंट लेते हैं, मतलब जिसमें वास्तव में करंट आता है, जिसको आप लोग फेस बोलते हैं। और दूसरा होता है अर्थिंग वाला वायर। ये जब भी विद्युत धारा आती है जहाँ से आपके ट्रांसफार्मर से, तो उसमें दो वायर ऐसे आते हैं। ये हो सकता है एक दूसरे पर लिपटे हों या अलग अलग करके आप लेके आएँ। तो इस तरह से ये वायर आते हैं और मान लीजिए कि किसी स्थान पे ये वायर एक दूसरे को टच कर जाएं और उस स्थान पे कटिंग हो जाए, मतलब ये कट जाए, मतलब वहाँ पे खुला हो, नंगा तार जिसे आप लोग कहते हैं। अगर खुला होगा तो ये क्या करेगा? शॉर्ट करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग वहाँ पे होगी। मतलब वहाँ पे एकाएक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम। प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध कम हो गया तब क्या होगा? वैद्युत धारा एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ जैसे ही विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इस परिपथ में लाइव वायर में यहाँ पे आपका फ्यूज लगा होगा, इस फ्यूज में तार लगा होगा। जैसे ही विद्युत धारा एक निश्चित सीमा से बढ़ेगी
तुरंत ये जो लाइव वायर में फ्यूज लगा होगा इसका जो फ्यूज तार है वो कट जाएगा, क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होगा और जब ज़्यादा धारा मिलेगी तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, तप्त हो जाएगा और तप्त होके कट जाएगा। मतलब यहाँ पे ये अगर फ्यूज तार माने और ये लाइव वायर इसमें आके जुड़ गया, कब, शॉर्ट सर्किटिंग वाले स्थान पे, तो यहाँ से आने वाली धारा जो होगी बहुत ज़्यादा होगी और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, सपोज ये 10 एम्पियर तक की धारा का लोड ले सकता है ये वायर, और अब धारा आ रही है यहाँ से 50 एम्पियर की, तो 50 एम्पियर को ये सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही यहाँ से धारा आएगी 50 एम्पियर की, अब तुरंत उसी केस पे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रक्त तप्त हो जाएगा और तुरंत कट जाएगा और आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी, मतलब सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। तो ये कहानी होती है। अब यहाँ पे प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा कैसे बढ़ गई, ये भी हम बता देते हैं। इसमें आपने पढ़ा है ओम का नियम, V इज इक्वल टू क्या, IR। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। मतलब प्रतिरोध अगर कम हुआ तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर शॉर्ट सर्किटिंग होता है तब उस केस में दोनों वायर, अर्थ और लाइन, यानी कि जिसे आप अर्थ और फेस कहते हैं, आपस में टच करते हैं, एक दूसरे को छू जाते हैं और इस स्थिति में प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। इसी घटना को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और अगर ये अधिक धारा फ्यूज तार में जाएगी तो ये फ्यूज को बहुत जल्दी से रक्त तप्त कर देगी, जिससे फ्यूज तार कट जाएगा और आगे की सप्लाई बाधित हो जाएगी। तो अगर आप शॉर्ट सर्किटिंग बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं। आप बता सकते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में लाइव वायर मतलब फेस और अर्थ आपस में एक दूसरे को किसी स्थान पे टच करते हैं या आपस में मिल जाते हैं, उस स्थान पे तेज़ी से एक प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसके कारण उस स्थान पे प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे धारा का मान एकाएक अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज में आप ये बता सकते हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी हमने ये सब लिख के रखा है, इसमें जो भी था हमने सब बता दिया है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि घरेलू परिपथ में विद्युत धारा का मान एक निर्धारित सीमा में बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति को फ्यूज कहते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका कार्य घर में होने वाली शॉर्ट सर्किट से विद्युत उपकरणों को जलने से बचाना है या खराब होने से बचाना है। जब सीमा से अधिक धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो यह पिघलकर स्वतः ही टूट जाता है और धारा का प्रवाह होना बंद हो जाता है। इसकी संरचना कैसे होती है या यह किस प्रकार बनता है, यहाँ पे ये देख लें। सामान्यतः यह तांबे, टिन और शीशे के मिश्र धातु का बना हुआ एक पतला तार होता है, मतलब ये तीनों मिलाकर बनता है, जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनल के बीच कसा होता है। इसका गलनांक तांबे की तुलना में कम होता है। जिस परिपथ की सुरक्षा करनी होती है उस परिपथ में यह श्रेणी क्रम में लगा होता है। बस इतना आप फ्यूज के बारे में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।